नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने का समय दे ही दिया। एक अरसे से सीएम नीतीश कुमार, जो बिहार के सीएम हैं, पीएम यानी पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे और आज जब वो मिले तो अकेले नहीं मिले बल्कि उनके साथ बिहार के 10 दलों के 11 नेता भी शामिल थे। इनमें मुकेश सहनी जैसे नीतीश के साथी भी थे तो तेजस्वी यादव जैसे धुर विरोधी भी थे। दरअसल ये तमाम नेता एक खास मांग को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए एक साथ पहुंचे थे। इन सब की एक ही मांग है कि देश में जाति आधारित जनगणना हो। आपको बता दूं कि बिहार समेत कई राज्यों के क्षेत्रीय नेता इसकी मांग वर्षों से अरसे से कर रहे हैं। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार पहले ही इससे इनकार कर चुकी है दोस्तों, लेकिन आज जिस तरह से मोदी जी ने नीतीश कुमार और उनके साथ आए हुए तमाम नेताओं से मुलाकात की, उससे लगता है कि अब सरकार इस बारे में अपनी राय बदल सकती है। वैसे भी भाजपा हर काम चुनावी फायदे के हिसाब से ही करती है और अब जल्दी ही 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें यूपी भी महत्वपूर्ण राज्य है। इसीलिए भाजपा इस वक्त कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। तो आज न्यूज पॉइंट में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जाति आधारित जनगणना से क्या है चुनावों का नाता। क्या बिहार में बन रहा है कोई नया गठबंधन जिसमें भाजपा पड़ सकती है पीछे अलग थलग? क्या जातीय जनगणना भाजपा के लिए एक नई मुसीबत बनकर सामने आ सकती है? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं और कई सारे सवाल हैं और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल, विशेषज्ञों का पैनल मौजूद है। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी जी। आप सब परिचित हैं अरुण जी से। प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल पार्टी से भी नाता रखते हैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में ही बैठे हुए हैं और पत्रकारिता भी करते हैं, तो पत्रकार भी हैं और पॉलिटिक्स भी करते हैं। और पत्रकार आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत सीख ही लेते हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग भी सीखते रहते हैं इन्हीं से, बृजमोहन जी से। तो बृजमोहन जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथी पुष्परंजन जी, विदेश मामलों से लेकर के घरेलू मामलों पर गहरी पकड़ रखते हैं और बिहार से बिलोंग भी करते हैं, तो बिहार की राजनीति पर भी अच्छी पकड़ है पुष्परंजन जी की। पुष्परंजन जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत है हमारे साथी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी। अमलेंदु जी भी हमारे साथ है। तो चारों हमारे साथी जो इस वक्त पैनलिस्ट मौजूद हैं, आप सबका स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं तमाम दोस्तों, साथियों और शुभचिंतकों आप सबका जो हमारे साथ, जैसा आप जानते हैं कि जो जुड़ चुके हैं या जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दूं कि जो हम लिख रहे हैं कि मोदी सरकार के लिए ये नई मुसीबत क्या है। मोदी सरकार की एक नई मुसीबत यही है कि जातीय आधारित यानी जातिगत जनगणना करवाएं या न करवाएं। ये सबसे बड़ा जो अभी, और खासकर इसलिए भी क्योंकि सामने चुनाव है, जैसा अभी पहले भी मैं कह रहा था, सामने 5 राज्यों का चुनाव है। उसमें अहम चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का है, जहां पर जाति आधारित पार्टियां बहुत ज्यादा हैं। आप देखिए, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे आप आरएलडी की बात करें, थोड़ी बहुत कोशिश जाति आधारित कांग्रेस की भी रही है। अगर और नीचे जाएं तो आप देख लीजिए, अपना दल है, निषाद पार्टी है, सुहेल देव की पार्टी, तो तमाम पार्टियां ऐसी हैं, सुहेल देव राजभर की। तो ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो जाति आधारित पार्टियां हैं और साथ साथ अब जोर आजमाइश कर रही है आम आदमी पार्टी भी। तो क्या कुछ होगा आगे आने वाले समय में, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 दलों के 11 नेता मिलकर के निकले तो उन लोगों ने प्रेस के सामने आकर के क्या कुछ कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, इस विषय में यह जानना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज तेवर कुछ बदले थे जाति आधारित जनगणना को लेकर के। जो मोदी सरकार अभी तक इस पर चुप्पी साधे हुए थी, जो मोदी सरकार इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहती थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता कहें या उनकी लीडरशिप में आज 10 दलों के नेताओं से अगर मुलाकात की है, तो
आखिर क्यों ये बर्फ पिघलती हुई यहां दिखाई दे रही है, यही समझने की कोशिश करेंगे। और क्या कारण है कि बीजेपी के अंदर खाने में ही बहुत सारे नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, और बीजेपी का ही एक राज्य कर्नाटक, जहां तो वहां की सरकार ने कह दिया है कि हम खुद अपने पैसे से जनगणना करवाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले आइए नीतीश कुमार क्या कहते हैं ये जरा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है प्रेस के सामने, ये भी समझते हैं। आइए सबसे पहले नीतीश कुमार को सुनते हैं। ये है कि हम लोग 11 लोग गए थे, 10 पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने उनसे मुलाकात की और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में जो सब लोगों का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के सभी पार्टियों और आकर के आज पूरी बात लोगों ने बता दिया है। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने। तो ये नीतीश कुमार, लेकिन इसके बाद इनके साथ ही इनकी टोली में इनके धुर विरोधी तेजस्वी यादव वो भी थे। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है ये भी सुन लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं अब तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। जातीय जनगणना से उन्माद फैलेगा, जातिवादी कहलाओगे तो धर्म की भी गिनती नहीं होनी चाहिए। कौन ऐसा समाज का लोग है जो दिहाड़ी मजदूर है, कौन ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन है, कौन ऐसे जो लोग हैं जो भीख मांगते हैं। तो ये काम तो अभी जैसे केंद्र सरकार ने ओबीसी की दिया है कि भाई राज्यों को कि कोई भी जात जो है ओबीसी में राज्य चाहे तो डाल सकती है, लेकिन क्या बेस होगा उसका? तो आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप कीजिएगा, तब आप किया जाएगा। और इसमें सब लोग, एक तो ऐतिहासिक काम हुआ और पहली बार हमको लगता है कि किसी राज्य के द्वारा सभी पार्टियां, जिसमें बीजेपी भी इंक्लूडेड है, उन सब ने मिलकर के जो है 2 बारी बिहार विधानसभा से पारित किया गया कि कोई पॉलिसी नहीं। लेकिन आपको भी पता है आदरणीय लालू जी, मुलायम सिंह जी, यूपी के सरकार में मनमोहन जी के समय में जातीय, शैक्षणिक और आर्थिक जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जब केंद्र सरकार जो भी रहे उसके बाद स्पष्ट जो जानकारी हम लोगों को नहीं मिली, ये बताया गया कि भाई करप्ट हो गया है डेटा। और हम लोगों ने कई बातें रखी कि भाई कैसे इंटरेस्ट में है, और ये भी बात की कि इसका कोई विरोध नहीं करता। अगर जातीय जनगणना से उन्माद फैलेगा, जातिवादी कहलाओगे तो धर्म की भी गिनती नहीं होनी चाहिए। क्यों गिन रहे? तब तो धर्म में भी जो है आपका राइट होगा। तो वो भी अब तक तो हुआ नहीं ऐसा कि सेंसस से रिलीजन में लड़ाई हो जाए, तो ऐसी बात तो नहीं है। दूसरी बात खर्चे की जहां तक आई, तो भाई जो सेंसस ऑलरेडी होता है एसटी का, एससी का, आपका माइनॉरिटीज का, तो उसमें एक कॉलम ही जोड़ना है। जब खर्चा जब जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं, तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। तो जब खर्चा, जब गणना जो है वो अगर पर्यावरण के लिए हो, जानवरों के लिए हो और एससी एसटी के लिए हो, तो वो खर्चा जो है वो क्यों ना किया जाए और दूसरी कास्ट के लोगों के लिए, और उसकी गणना क्यों ना की जाए, ये कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव के ठीक बगल में नीतीश कुमार खड़े थे। एक बहुत ही शानदार पिक्चर तैयार दिखाई दे रहा था। अगर फोटो फ्रेम तैयार किया जाए तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ पीएम नरेंद्र मोदी के यहां से निकलते हैं और प्रेस से मुखातिब होते हैं। देख करके कितना अच्छा लगता है। लेकिन क्या ये एक नए गठबंधन की ओर जा रहा है? ये पूरा का पूरा, पूरी जो दिशा है एक अलग दिखाई दे रही है। ये भी समझने की कोशिश यहां करेंगे। हमारे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है और उसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त जातीय जनगणना की जरूरत क्यों है। सबसे पहले पुष्परंजन जी आपके पास आना चाहूंगा। पुष्परंजन जी, क्या आपको लगता है ये एक ऐसी पहल जिसमें बिहार के ही 10 पार्टियों के 11 नेता आते हैं, जदयू के 2 नेता हैं, उसके अलावा तमाम 10 जो पार्टियां हैं, मतलब 9 उसके अलावा जो पार्टियां हैं वो सब हैं, कौन कौन सी पार्टियां हैं ये भी जरा बता दूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाने में और आसानी होगी। नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री वो तो हैं ही, तेजस्वी यादव हैं नेता प्रतिपक्ष राजद से, फिर विजय कुमार चौधरी जदयू से, जनक राम बीजेपी से, अजीत शर्मा कांग्रेस से, महबूब आलम भाकपा माले से, अख्तरुल ईमान जो हैं वो AIMIM से, और फिर जीतन राम मांझी हम से, मुकेश सहनी VIP से, सूर्यकांत पासवान भाकपा से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और अजय कुमार माकपा से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ये 10 पार्टियां, 11 नेता। ओवरऑल इस पूरे प्रकरण को अभी बहुत सारी बातें होनी हैं, अब कहां क्या बैठता है, कौन सी गोटी कहां बैठती है ये देखेंगे, लेकिन आप ये एक जो शुरुआत है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइनली 11 नेताओं से मिलते हैं 10 पार्टियों के, ओवरऑल इसको किस रूप में देखते हैं आप? राजीव जी देखिए, वो कहावत बिहार में ही चली कि वहां पर मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। आज जो परिदृश्य हम देख रहे थे, मीठा मीठा वाला परिदृश्य था। सारे लोग जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे और आज अचानक से तेजस्वी यादव को अपनी आज के मतलब 1-2 हफ्ता पहले से लगातार वो इस पे कह रहे थे कि प्रधानमंत्री समय दें, बिहार की का सम्मान करना चाहिए उन्हें, मुख्यमंत्री ने समय मांगा तो उन्हें देना चाहिए। आज भी बड़ा ही सुखद लग रहा था, और सुखद देखते हुए मुझे लगता है कि इनसे पूछना चाहिए पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। ये मुक्तिबोध ने जो शब्द है उसके बहुत व्यापक आयाम हैं, तो यहाँ मोदी जी से ही पूछा जाना चाहिए और इन्हीं से ही पूछा जाना चाहिए कि कौन दोबारा से क्या ये मोदी जी उसके रहनुमा बनना चाहते हैं। देखिए 2017 में रोहिणी कमीशन को जो नियुक्त हुई थी, उस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आनी बाकी है। उसके आधार पर ओबीसी और इन लोगों के जो आवंटन है, किसको कितना आरक्षण मिलना चाहिए, उस आधार पे ही रोहिणी कमीशन को तय करना है। 4 साल होने जा रहे हैं और उस 4 साल की अवधि में रोहिणी कमीशन को अगर जातीय आंकड़े नहीं मिलेंगे तो कमीशन उस पर कैसे तय करेगा कौन सी जाति को कितना। आपने कमीशन पहले बना दिया और सर्वेक्षण बाद में कराना चाहते हैं पूरे देश में कितनी जातियां कहाँ हैं, कौन है, कैसे है। उसके बगैर रोहिणी कमीशन अपनी रिपोर्ट अगर देती है तो बड़ा अजीबोगरीब लगेगा अपने आप में। एक परिदृश्य तो ये है। दूसरा ये कि लगातार ये किस तरह से समीकरण जिस तरह से बैठ रहा है बिहार में, वो देख के लग रहा है कि इनके दिमाग में 2024 है या अगला विधानसभा चुनाव है या क्या है, या उत्तर प्रदेश चुनाव है। क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश का इस टीम में केवल बिहार के नेता थे। बिहार क्यों लीड ले रहा है इन चीजों को लेके, ये तमाम सवाल इसके साथ साथ आएंगे। ओपनिंग कमेंट इसलिए इसे लंबा नहीं खींच रहा हूं मैं, लेकिन ये चीजें देख रहे हैं कि बिहार सेंट्रिक ये सारी चीजें हो रही हैं। बिहार में आपको जानकारी होगी और पिछली बार भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आखिरी बार 1931 में बिहार में जो जनगणना हुई थी, उसमें उस समय बिहार की आबादी 1 करोड़ के आसपास थी, और उन दिनों जो जनगणना हुई थी ब्रिटिश काल में ही, उसमें बिहार में केवल 22 जातियों के बारे में ही जानकारी इकट्ठी हुई थी तब जो जनगणना हुई थी। आज बहुत वो बिहार आज का बिहार नहीं है, मतलब कि तब का बिहार नहीं है, जबकि उस समय केवल 1 करोड़ की आबादी और 22 जातियां थी। तो इस बहुलवादी समाज में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहली बात। और दूसरा, जिस तरह से बीजेपी की राजनीति वहां हो रही है, बीजेपी ने पिछले दिनों बिहार में जो वोट प्रतिशत अगर हम देखें ठीक से, तो लगता है कि वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा है। मतलब वहां पर खासकर जो अपर जो लोअर कास्ट है उसमें, जैसे कि यादव जाति का वोट बैंक जो है, उसमें बीजेपी ने पिछले चुनाव में, अभी हाल में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें 3% वोट शेयर बीजेपी का यादव जाति में केवल रहा है, और वो घट के आरजेडी को 55% वोट मिला था अगर उस डेमोग्राफी को हम देखें तो। दूसरा ये था कि 1996 से 2019 तक बीजेपी का वोट शेयर जो है 20% से बढ़कर 37% हो गया था बिहार में, और क्षेत्रीय पार्टियों का वोट शेयर 41% से घटकर 26% हो गया था। तो बीजेपी क्या गेम खेलना चाहती है, बीजेपी क्या समझना चाहती है और किस तरह से वोट शेयर को खींचना चाहती है अपनी तरफ, ये भी देखना है। बिहार में जो अपर कास्ट का वोट बैंक है, वो लोग भी मैक्सिमम उसमें जो क्रीमी लेयर वाला अपर कास्ट है, कायस्थ उसमें शायद
नहीं आए, लेकिन बाकी जो भूमिहार राजपूत या ब्राह्मण वोट प्रतिशत है, वो लोग बीजेपी का वोट बैंक वो लोग मान के चलते हैं कि हमारा ये बड़ा वोट बैंक रहा है। दूसरा ये था कि जब लालू यादव ने अपनी राजनीति शुरू किया, उनके बाद में जो राजनीतिक ढब बना, उसमें MY समीकरण की बात सबसे ज्यादा हो रही थी कि मुस्लिम यादव समीकरण हो ज्यादा। अब क्या उसे कुछ परिवर्तन किया जा रहा है? अब क्या उसे दूसरे MY के बदले में Y का ही होने जा रहा है? मतलब कि यादव और कुर्मी ये उस पे आने उस नए समीकरण की तरफ धीरे धीरे बिहार बढ़ रहा है। जिस तरह से दो ध्रुवों में बटे थे, मतलब चाचा और भतीजा, आज चाचा और भतीजे को एक साथ देख के बिहार में भी जितने लोग आपस में लठ बाज रहे थे पिछले चुनाव में या चुनाव के बाद भी विधानसभा में जो लठबाजी हुई थी और बाद में चल के हेलमेट लगा के लोग सदन में पहुंचे, आज उस दृश्य से आज के दृश्य की तुलना कीजिएगा तो ये भरत मिलाप क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह क्या? और लालू यादव जब जेल से बाहर है तब का ये डेवलपमेंट ये सब हुआ है। तो ये चीजें समझने की आवश्यकता है। और मैं चाहता हूं कि ओपनिंग कमेंट है, इसको लंबा नहीं, मतलब कि अब आपके ऊपर है। बिल्कुल, बहुत सारी बातें अभी होनी बाकी हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपके पास सीधा आना चाहूंगा। और जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से बीजेपी के नेता भी जातीय जनगणना को लेकर के बात कर रहे हैं, और आज प्रधानमंत्री से मिलने के बाद जिस प्रकार नेता बाहर निकल के आए, 10 पार्टियों के 11 नेता जब बाहर निकल के आए तो उनका कहना भी था कि प्रधानमंत्री ने बहुत गंभीरता से इन बातों को सुना है और उसके बाद में जैसा पॉजिटिव एक रेस्पॉन्स देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से हुई है। क्या दो बातें यहां आती हैं, दो सवाल यहां पैदा होता है। एक, क्या जिस प्रकार बिहार से बीजेपी के लोग जो हैं वो उसमें से एक MLA तो उनके साथ थे, और आज ही सुशील कुमार मोदी ने एक नहीं 6 ट्वीट किया है, उस पर भी जाएंगे, आगे चर्चा करेंगे। कर्नाटक में जबकि बीजेपी की सरकार है वो जातिगत जनगणना की बात ऑलरेडी कर रही है और उसके लिए खर्च जो है कह रही है कि हम खर्च खुद उठाएंगे, हमारी सरकार उठाएगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी, केंद्र की जो बीजेपी है या मोदी सरकार, एक तरफ से फंसी हुई भी दिख रही है, आपको ऐसा लगता है क्या? और दूसरी बात साथ साथ कि क्या आने वाले समय में जो 5 राज्यों के 5 महीने बाद चुनाव होने हैं, उन चुनावों को देखते हुए भी इस वक्त बीजेपी का रुख या जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कुछ पॉजिटिव वे में इन जो जातीय आधारित जनगणना के मांगकर्ता जो हैं उनसे उनकी बातों को सुनते हुए, और हो सकता है कि इस पर कुछ अमल करते हुए आगे दिखाई दें। ओवरऑल, चूंकि राजनीति को बहुत नजदीक से आप समझते हैं, क्या कुछ हो सकता है, जरा आपसे समझना चाहूंगा। राजीव जी, ये बात बिल्कुल सच है कि अभी नरेंद्र मोदी साहब बहुत तगड़े राजनीतिक दबाव से गुजर रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कहीं कोई संशय नहीं है किसी को भी। आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि वो इस समय बहुत एक राजनीतिक दबाव से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने 5 राज्यों के निर्वाचन है। 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीट्स नहीं मिलती हैं जितनी कि उनको लोकसभा में चाहिए, तो 2024 में उनकी सरकार के बारे में भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है। तो निश्चित रूप से वो इस दबाव से तो गुजर रहे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ी एक अजीब बात है, 2010 में स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते इस जनगणना के पक्ष में अपना एक बहुत बड़ा प्रवचन करती है, बहुत अच्छी एक तकरीर करती हैं, और उस समय तत्कालीन सरकार के मंत्री आदरणीय चिदम्बरम साहब उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कि इस समय स्थिति यह बदली कि केंद्र में सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी की है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रमुख नेतृत्व है वो इस बात से सहमत नहीं दिख रहा प्राथमिक स्तर पर। उनको जैसे कि नीतीश कुमार जी समय मांग रहे थे, एक लंबे समय बाद उनको जाकर समय मिला इस मुद्दे पर, सारे लोग इकट्ठे हुए, और मुझे लगता है नीतीश कुमार जी को ये जो समय दिया है वो इसलिए मिल गया कि उन्होंने ये कहा होगा कि मैं सारे लोगों को लेकर आ रहा हूं। तो एक
जहां तक बात नेताओं की है या राजनीतिक दलों की जो इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, चूंकि समाज में बहुत ज्यादा दबाव आ गया है, हर समाज का हर वर्ग अपना अधिकार चाह रहा है। उसको ऐसा लगता है कि जब मैं शासकीय खजाने में टैक्स के रूप में अपना पैसा देता हूं तो उसका लाभ कुछ सीमित लोगों तक क्यों पहुंचे, उसका लाभ मुझे भी मिलना चाहिए। और यह दबाव राजनेता जो है वो लगातार महसूस कर रहा है, क्योंकि जो नीतियां बनती हैं उन नीतियों बनाने के लिए डाटा चाहिए। जब तक उसकी गणना नहीं होगी, जब तक उसका कोई आधार नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार की कोई योजना बनाना बेमानी हो जाता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, मध्य प्रदेश में एक शिवपुरी ग्वालियर का जो क्षेत्र है, वहां पे सहरिया समाज के लोग रहते हैं। उनको वो चूंकि बहुत ही विपन्न लोग थे, उनके लिए जातिगत गणना करना पड़ी, तब जाकर उनके लिए योजना बनी। तो सरकार ये योजनाएं बनाने के लिए भी ये काम करती है। और यदि इस प्रकार की मांग होती है राजनीतिक दलों की ओर से, या जो पदों पे बैठे हुए जो मुख्यमंत्री है या मंत्रीगण हैं, वो यदि बात की मांग करते हैं, तो मैं सोचता हूं कि ये बिल्कुल एक जरूरी आज की जरूरत है। अब मुद्दा इसमें यह आ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर आज अभी एकदम से कोई निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है, जबकि आप देखिए जितने राजनीतिक दल हैं उम्मीदवारी तय करते समय सबसे पहले ये देखते हैं कि वो उसकी जाति क्या है, उसकी जाति के वहां पे वोट कितने हैं, क्या वहां पर अगर हम उसको टिकट दे देंगे तो क्या वो चुनाव जीत पाएगा। तो जब पूरा राजनीति का आधार जाति है, तो फिर ये जातिगत अगर हम विश्लेषण करते हैं या जातिगत जनगणना करते हैं, तो इसमें मैं सोचता हूं गलत क्या है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है, या अभी तक उन्होंने इसके लिए स्वीकृति नहीं दी है। तो उनका अपना एक मूल्यांकन करने का तरीका है। वो शायद इस बात को देख रहे हैं कि उनकी खुद की पार्टी में अगर इस प्रकार की जनगणना हो जाती है तो उनकी पार्टी में भी दबाव पैदा हो जाएगा, और उस दबाव के चलते हो सकता है कि जो शिखर नेतृत्व है उसको कहीं मुश्किल आ सकती है। तो एक पहलू वो भी इनकी दिमाग में है कि क्यों ना अभी हम इसको टालें, अगर टल जाए तो बेहतर है। लेकिन यदि दबाव बहुत ज्यादा हो जाएगा तो निश्चित रूप से फिर तो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई करना ही पड़ेगी और उस पर आगे बढ़ना भी पड़ेगा। जहां तक बिहार की राजनीति है, तो खाली एक डेलीगेशन में जाने से, जितना मेरा राजनीतिक अनुभव है, एक डेलीगेशन में जाने से कोई राजनीतिक समीकरण नहीं बन जाते। ये तो एक बड़ी सतत प्रक्रिया है। अब आप देखिए ना कि अगर आज आदरणीय तेजस्वी यादव जी जाने से मना कर देते तो उनको बिहार में जाकर जवाब देना मुश्किल होता, तो उनकी भी मजबूरी थी। और यदि आज नीतीश कुमार जी उनको अपने साथ लेकर नहीं जाते तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना मुश्किल होता। तो ये अब इसमें आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक भी उसमें साथ हैं, क्योंकि उनको भी अपनी थोड़ा सा उंगली कटाकर ये बताना है कि मैं भी शहीद होने के लिए तैयार हूं इसमें। तो ये राजनीतिक दबाव है, ये जनता का दबाव है। और इस दबाव से मैं सोचता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल का नेता अपने आप को अलग नहीं कर सकता। यही कारण है कि इस पे चर्चा भी हो रही है और हर राजनीतिक दल का व्यक्ति जोर से, ताकत से चिल्ला के बोल रहा है कि मैं इसके पक्ष में हूं, जिससे कल को जब वो अपने उन मतदाताओं के बीच में जाए तो वो ये कह पाए कि इस बात को उठाने की जिम्मेदारी मैंने ली थी और ये देखिए मैंने ताकत के साथ इस बात को रखा, तब जाकर ये फैसला हुआ। ये ऐसा मुझे प्राथमिक अगर मैं विश्लेषण करता हूं तो मुझे यही समझ में आता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस विश्लेषण में बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, और पॉलिटिक्स जैसे चलता है और खासकर जो राजनीति में जो चीजें होती हैं वो यहां साफ दिखाई दे रही हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई उंगली कटाकर शहीद होने की राह पर दिखाई दे रहा है, तो कोई अगर उसके नीतीश कुमार के बगल में अगर खड़ा ना हो तो फिर वो बिहार जाकर के क्या मुंह दिखाएगा, ये भी कहने वाली और समझने वाली बात है। लेकिन क्या जाति आधारित जनगणना, इस सवाल के साथ प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी जी आपके पास आना चाहूंगा कि क्या जाति आधारित जनगणना को लेकर के जिस प्रकार अभी बातें निकल रही हैं, और ये सही वाजिब वक्त भी है क्योंकि देश में जनगणना का होनी है, और अगर कोरोना काल नहीं होता तो इसकी शुरुआत पहले से हो गई रहती, लेकिन उसमें जिस प्रकार बातें हो रही हैं अभी और जैसी डिमांड है कि जाति पर आधारित होनी चाहिए, और खासकर ओबीसी की बात हो रही है, ऐसे में जितने भी ओबीसी और इसके इर्द गिर्द के राजनेता हैं वो ज्यादा मुखर होकर के इस वक्त बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की एक दूसरी राजनीति रही है, बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती आई है प्रोफेसर चतुर्वेदी, लेकिन उसमें
और इसीलिए शायद अपने आप को किनारे करते हुए वो 80% हिंदुओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए राजनीति करती रही और उसका फायदा खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी को खूब मिला। लेकिन इस वक्त दो बातें यहां सामने आती हैं। पहली बात यह कि क्या अगर ओबीसी जनगणना की बात मान जाए बीजेपी तब उसे क्या फायदा हो सकता है, और अगर न माने तो क्या घाटा हो सकता है। जरा यह समझना चाहूंगा आपसे। बहुत तमाम चीजें आप उस पर विश्लेषण करते हैं। जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? मैं राजीव जी अपनी बात का आरंभ इस टिप्पणी के साथ करना चाहूंगा कि जो डेलीगेशन के नाम पार्टियां बताई गई वो बहुत ही रोचक हैं और उसमें सबसे ज्यादा रोचक उपस्थिति वामपंथी दलों की है, क्योंकि वामपंथी दल बार बार हिंदुस्तान में ये कहते हैं कि जाति से अलग हटकर हम राजनीति कर रहे हैं, पर जब आप काउंटिंग के जनगणना के लिए ये बात कर रहे हैं कि जनगणना में जाति वाला कॉलम आना चाहिए, तो इसका अर्थ ये है कि आप भी एक नई शुरुआत कर रहे हैं। वैसे राजनीति में ये विश्लेषण लोग बार बार करते रहे कि हिंदुस्तान की राजनीति की तरह वामपंथी दलों की राजनीति भी उच्च वर्गीय के उच्च जाति केंद्रित रही है, तो वहां तक तो मुझे समझ में आता है। एक बात। दूसरी बात, बीजेपी के बारे में मेरा ये मानना है कि बीजेपी अपने दोनों बैंक जो हैं, वोटिंग बैंक्स हैं, उन दोनों को रिटेन करना चाहती है, क्योंकि उनको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है कि केवल मात्र हिंदू वोट, क्योंकि हिंदू कोई बहुत कंसोलिडेटेड एक ग्रुप वोटिंग नहीं है, बल्कि उसमें अब जो ओबीसी हैं उनका मेजर हिस्सा है, और उस हिस्से को नाराज करने की स्थिति में बीजेपी इस समय तो बिल्कुल नहीं है। और मेरा ये मानना है कि पिछले 2 दशकों से बीजेपी ने बहुत अच्छी पैठ जो ओबीसी ग्रुप्स हैं उनके अंदर बनाई है। मैं राजस्थान के उदाहरण से ये कह सकता हूं कि बीजेपी का मेजर चंक ओबीसी का है राजस्थान में, और अपर कास्ट और ओबीसी मिलकर राजस्थान की राजनीति में बीजेपी को एक एडवांटेजस स्थिति देते हैं। मैं एक समाचार से और आश्चर्यचकित हूं और बिहार के दोनों विश्लेषकों की ओर ये ध्यान आकर्षित करूं मैं उनका, कि अभी मैंने कल ही या परसों ही समाचार पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और जेडीयू दोनों कंबाइंड होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो समझौता करेंगे। अगर वे समझौता करेंगे तो क्या बिहार में जो ये हॉबनॉबिंग हो रहा है या बिहार में जो साझाकरण हो रहा है वो उसके क्या अर्थ होंगे? मुझे लगता है कि ये दिवा स्वप्न की स्थिति है जिसमें राजनीतिक विश्लेषक बहुत आसानी से इस गोटी को इस तरफ और इस गोटी को उस तरफ बिठाने का काम करते हैं। बिहार की राजनीति में मुझे लगता है कि बीजेपी अभी अगर उतनी प्रभावशाली नहीं है तो वो कोई रिस्क लेगी नहीं, और बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल में सम्मिलित होना इस बात का साफ संकेत है। मैं इस बात पर भी सहमत हूं कि ये जो जनगणना की बात हो रही है ये 2 उद्देश्यों को लिए हुए है। एक तो जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां ओबीसी को एक प्रसन्न मुद्रा में, एक खुशनुमा दुनिया में बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो जनगणना होगी उसका कोई भी असर इन वोटिंग, उसकी कोई भी जानकारी का लाभ इन चुनावों में तो होगा नहीं। इसलिए इन चुनावों से हटकर अगर आप सोचें तो उसमें कोई बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति अभी बनती नहीं। दूसरा, जो 2024 के चुनाव हैं उसके अंदर मुझे लगता है कि रणनीति उसकी बन रही है कि ओबीसी को और भी ज्यादा कंसोलिडेट किया जाए, क्योंकि दक्षिण भारत के ओबीसी का
व्यवहार उत्तर भारत के ओबीसी से बिल्कुल अलग है। उनकी अपनी राजनीति है और उस राजनीति के जो कंपल्शंस हैं वो अलग किस्म के हैं, और इसलिए उत्तर भारत के अंदर अगर आप ओबीसी का वन साइडेड वोट कंसोलिडेशन हो जाए, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके शेयर कम और ज्यादा हो सकते हैं, पर कई राजनीतिक दल उसमें क्लेमेंट हैं, इसलिए उस बेस को ऑलमोस्ट इंटैक्ट रखने की और हिंदू वोट प्लस ओबीसी वोट, अगर आप दोनों कैटेगरी को अलग माने तो उस दृष्टि से कोशिश नजर आती है। मेरा ये विश्वास रहा है कि अभी राजनीतिक दलों को एक बहुत बड़ी सुविधा है कि आंकड़े बाजार में है नहीं, और उन आंकड़ों के अभाव में जो भी कैलकुलेशन जिसको करना हो वो करता रहे। केवल एक ही संस्थान के आंकड़े हैं सीएसडीएस की लोक नीति के, अगर उन आंकड़ों के विश्लेषण को गंभीरता से लिया जाए तब तो राजनीतिक पृष्ठभूमि बनती है, राजनीति का अर्थ समझ में आता है। वैसे भी बिहार की राजनीति मुझे लगता है कि पिछले 1.5 दशक के अंदर लालू यादव का कालखंड और नीतीश के कालखंड को अगर आप जोड़ लें तो वो मिलाकर इतना लंबा हो जाता है कि उसमें अन्य जातियों के राजनीतिक प्रभुत्व की और अन्य जातियों के राजनीतिक अभिजन की का क्या निर्माण हुआ है, अगर इस पर कोई चर्चा हो तो वो प्रश्न भी देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि जो ओबीसी अभिजन है उसकी संरचना अन्य जातियों के अभिजन से बिल्कुल अलग है, और उसमें सत्ता की अदम्य आकांक्षा, सत्ता का दुरुपयोग और राजनीतिक पूर्ण रूप से राजनीति करने के जो प्रयास हैं वो लगातार नजर आते हैं। अभी इस समय के लिए यही टिप्पणी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर भाजपा के राज्यसभा सांसद वर्तमान में और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का मैं अभी जिक्र कर रहा था पहले भी, एक के बाद एक 6 ट्वीट उन्होंने किया और जातिगत जनगणना का उन्होंने समर्थन किया है। उनका कहना है, जो ट्वीट उन्होंने किया उसमें उनका कहना है कि भाजपा कभी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रही, इसीलिए हम इस मुद्दे पर विधानसभा और विधान परिषद में पारित प्रस्ताव का हिस्सा रहे हैं। वर्ष 2011 में भाजपा के गोपीनाथ मुंडे ने जातिगत जनगणना के पक्ष में संसद में पार्टी का पक्ष रखा था, और उस समय केंद्र सरकार के निर्देश पर, यानी कि यूपीए सरकार के निर्देश पर ग्रामीण विकास और शहरी विकास मंत्रालयों ने जब सामाजिक आर्थिक जातीय सर्वेक्षण कराया तब उसमें करोड़ों त्रुटियां पाई गईं, जातियों की संख्या लाखों में पहुंच गई। भारी गड़बड़ियों के कारण उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, वो सेंसस या जनगणना का हिस्सा नहीं था। यह कहना है सुशील कुमार मोदी का, और साफ इशारा है कि यूपीए सरकार की ओर इशारा कर रहे हैं कि उस समय क्या क्या गलतियां थीं, जिसके मतलब यूपीए जिसके कार्यकाल में जनगणना हुई थी, जातियों की गणना की गई थी। सवाल यह उठता है अमलेंदु जी कि अगर उस जनगणना में गलतियां थीं तो इतने वर्षों में मोदी सरकार ने उन्हें दूर करने के लिए क्या किया? और दूसरा सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकार के पास जाति के कोई आंकड़े हैं और वो उसे सार्वजनिक नहीं कर रही है? ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर आपके पास, ठीक है पिछली सरकार ने 2013 तक, वो सरकार 14 तक थी, 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया, लेकिन उससे पहले जो स्थितियां थी वो अलग थी, और उसके बाद तो पिछले 7 साल 7.5 साल से आप हैं सरकार में, और आपने क्या कुछ किया? ये भी कह सकते हैं कि इस बीच जनगणना की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, 11 के बाद 21 में होनी थी प्रक्रिया, इसलिए अब हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पहले जब थी, और आप कह रहे हैं कि उस समय गड़बड़ियां थी, बहुत सारी गड़बड़ियां थी, अब तो सरकार में आप हो साहब, आप तो कुछ कर दो, आप बता दो, दिखा दो, या कुछ आगे करो। या अगर आप कह रहे हैं कि हम जाति आधारित जनगणना के पक्ष में हैं, आप कह रहे हैं, गोपीनाथ मुंडे का नाम भी ले रहे हैं और बिहार के विधानसभा और विधान परिषद का जिक्र भी कर रहे हैं, तो फिर आप अभी तक चुप क्यों बैठे थे? और आज ही इसकी चर्चा आप क्यों कर रहे हैं? आज ही आप एक के बाद एक नहीं बल्कि 6 ट्वीट करके आप इस जाति आधारित जनगणना के पक्ष में आप ट्वीट कर रहे हैं। साथ साथ मोदी सरकार को घेरने की जुगत में भी तो हैं आप,
यह साफ दिखाई दे रहा है कि आपके प्रधानमंत्री और आपकी केंद्र की सरकार अभी तक जाति आधारित जनगणना को नकार रही है। जो 2011 तक जाति आधारित जनगणना की मांग करती थी भाजपा, अब उसको नकार रही है। लेकिन अब उन्हीं के अंदर खाने में एक एमएलए नहीं, एमएलए तो आते हैं साथ में, लेकिन बाकी अगर ऐसे नेता हैं, सुशील कुमार मोदी टाइप के नेता अगर कह रहे हैं कि हम इसका समर्थन करते हैं, तो ओवरऑल क्या माना जाए अमलेंदु जी? देखिए, इसको सबसे पहले तो ये माना जाए कि सुशील मोदी जी जो हैं वो वित्त मंत्री ना बनाए जाने से बहुत ज़्यादा नाराज चल रहे हैं मोदी सरकार से। और मोदी सरकार जो सदन में बयान दे रही है, बाकायदा जो है गृह राज्य मंत्री खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम जो है इसके पक्ष में नहीं। तो अब सुशील मोदी की हैसियत भारतीय जनता पार्टी में क्या है? सवाल ये है ना कि आप जेपी नड्डा हैं, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, संसदीय दल के नेता हैं, नेता लोकसभा हैं, नेता राज्यसभा है, क्या है? मतलब ये चीज समझ में नहीं आ रही है, क्या है जो आप वो इस समय जो है वो आप बयान दे रहे हैं कि आप उसके पक्ष में हैं। तो मुझे लगता है कि ये सीधे सीधे जो है वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है, छोटे मोदी जो कहे जाते हैं बिहार में, सुशील मोदी, वो चुनौती दे रहे हैं। और चूंकि सुशील मोदी जी की आस्था जो है वो भाजपा से ज्यादा नीतीश कुमार में रही है हमेशा से, और उनको इसका दंड भी मिला है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और दिल्ली भेज दिया गया, फिर यहाँ भी जो है वो उनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो ये उनकी अपनी, मुझे लगता है, व्यक्तिगत रणनीति है। और भारतीय जनता पार्टी का रुख जो है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो मतलब सरकार का लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि वो इसके विरोध में है। अब कोई एक जनक राम या कोई से राम आ जाए मतलब मंत्रिमंडल इसमें दल में शामिल होकर के, तो इससे भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं आ जाती है। बिहार में ठीक है, आप होते होंगे साथ में, बिहार में आपने, आपकी मजबूरी होगी कि आपको वहाँ राजनीति करनी है, तो आपने वहाँ पास करा दिया। लेकिन आप मूलतः जो है इसके पक्ष में नहीं है, तो इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक ये सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि साहब उसमें गड़बड़ियाँ थी, यूपीए सरकार ने जो कराया, आपकी बात बिल्कुल सही भाई, ठीक है, 2014 में सरकार चली गई थी यूपीए की, आप आ गए थे, तो वो आंकड़े तो हैं। अगर वो आंकड़े गलत भी हैं तो सरकार के पास है, तो उस गलत आंकड़ों को ही जारी कर दो। तो ठीक है, कई लाख जातियां अगर हो गई तो यहाँ तो कई लाख जातियां हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है? एक जाति के अंदर कई कई उपजातियां, फिर उपजातियों की और उपजातियां भी हैं। तो अगर मान लीजिए इस तरीके से भी जनगणना मतलब हुई है, उसमें उपजातियों की उपजातियां उसमें दी गई है, यहाँ तक कि गोत्र भी जो है अगर उन पर भी शामिल कर दिया गया है, तो ये भी मालूम पड़ जाए क्या दिक्कत है। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि अगर सुशील मोदी जी ईमानदार हैं और ईमानदारी के साथ बात कर रहे हैं, तो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहिए कि भाई 2011 के ही आप जो आंकड़े वो जारी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा जो होगा। तो मुझको लगता है कि ये सब जो कुछ है, मतलब सुशील मोदी की बात का कोई महत्व नहीं है। अब वो चूंकि नीतीश जी के सहयोगी हैं, तो अभी भी जो है नीतीश जी के साथ जो है वफादारी निभा रहे हैं, ये अच्छी बात है कि जिनसे उनकी दोस्ती है उसके साथ मित्रता निभा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। कल को अगर मान लीजिए नीतीश जी गठबंधन तोड़ के तेजस्वी के साथ सरकार बनाते हैं, जैसा कि आज बहुत अच्छा मिलन समारोह एक लग रहा था कि नीतीश जी जो है वो लगाए हुए हैं अपना मास्क, और तेजस्वी जो है वो कुर्ता अपना झाड़ के जो है बतिया रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस मिलन समारोह में सुशील मोदी जी भी अगर शामिल हो जाते हैं और एक नई सरकार बनती है बिहार के अंदर हाल फिलहाल में जल्दी में, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक समीकरण होगा। और मुझको एक लगता है, मैं आपको राजीव बताऊँ, जिस समय मैंने पत्रकारिता शुरू की थी 90-91 का दौर था, बाढ़ आई हुई थी हमारे इलाके में, बदायूं का दातारन का इलाका है, तो हम लोग गए बाढ़ की कवरेज करने के लिए। तो देखा कि बाढ़ है और एक पेड़ पे एक सांप और एक चूहा जो है वो दोनों बैठे हुए हैं। एक डाल पे सांप है, दूसरी डाल पे चूहा है, और चूहा भी सांप को कुछ नहीं कह रहा है और सांप भी चूहे को कुछ नहीं कह रहा है। वो हम लोगों ने क्लिक दी, हम अखबार में छपा दिया। तो मुझे लगता है कि ये बाढ़ की स्थिति में जो है ये सांप और चूहे जो है वो एक पेड़ पे आकर के बैठ गए हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो बिहार की नई राजनीति बन रही है, तो ये एक स्थिति हो सकती है, शायद ऐसा कुछ हो। मतलब ये मेरा अपना कयास है, मैं जरूरी नहीं है कि मेरा कयास ठीक ही हो, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो सब लग रहा है मुझको। पहले अच्छी बात है अगर ऐसा कुछ बनता है, मुझे इसमें भी कोई बुराई नजर नहीं आती, ऐसा भी बनता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो है थोड़ी सी एक चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि मेरी अपनी राय है, जैसे अरुण चतुर्वेदी जी भी कह रहे थे कि ओबीसी का ज्यादातर तबका जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, और ये जातिगत आधार पर जनगणना हो भी जाती है, मान लीजिए हो जाती है, जो कि मुझे लगता है कि अभी नहीं होगी, इसको टाला जाएगा, जिससे प्रधानमंत्री करेंगे, तब भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा। नुकसान जो है वो लालू यादव, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार को होगा कुल मिला के, जो मुझको लगता है। और क्यों होगा उसका भी स्पष्टीकरण कर दूं, तब भारतीय जनता पार्टी को और अच्छे तरीके से
एंटी यादव और एंटी कुर्मी जो है वो सेंटिमेंट्स अदर ओबीसीज जो हैं उनके अंदर बढ़ाने में बहुत सहूलियत होगी। फिर वो आंकड़े जारी करके कहेगी कि देखो जमीनों पे भी इनके कब्जे हैं, नौकरियों पे भी इनके कब्जे हैं, अब तो आंकड़े आ गए। और जो आज वो राजनीति कर रही है, इसलिए मुझे लगता है तो ये जैसे अरुण चतुर्वेदी जी ने कहा है कि 2024 में इसका फायदा नहीं मिलना है, निश्चित तौर पे 2024 में इसका फायदा नहीं मिलना है। तो 2024 के अगर फायदे की बात हो रही तो ठीक है, लालू यादव या नीतीश कुमार या अखिलेश यादव जो भी कोई है, मतलब वो सब इसके लिए मांग करें 2024 को 22 को सब ध्यान में रख करके तो फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर 2024 नजर में नहीं है, उससे आगे की सोच आ रही है कि लंबी हम राजनीति करेंगे, तो मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा बनिस्बत इनके। मुझको ऐसा लगता है, बाकी हो सकता है कि मैं अपनी जगह गलत हूँ, लेकिन ये बात सही है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं, खासतौर से अति पिछड़ी जातियां, वो मंडल आया था उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अधिकांश अति पिछड़ी जातियां। ऐसा नहीं है कि वो आज हो गई हैं या मंडल आने के बाद हो गई हैं या मंडल के बाद जो है फायदा मिला यादवों को और कुर्मियों को, उनके विरोध में हो गई है। वो एक नया एस्पेक्ट उसमें जुड़ गया है कि ठीक है इनके विरोध में जो है भारतीय जनता पार्टी उनको एक कर लेती है, लेकिन वो पहले से भी कई जातियां जो है मतलब अच्छी जो समझी जाती हैं, अति पिछड़ी जाती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रही हैं और उनको हिंदुत्व की चाह ज्यादा भी है। भारतीय जनता पार्टी उनको हिंदू बनाना भी चाहती है ज्यादा तरीके से। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गर्व से कहो हिंदू, अब गर्व से आपके लिए क्या है, मतलब हिंदू होने में, या मुझे क्या है गर्व से, यार हिंदू होने, अरे हिंदू हूं मैं, ठीक है भाई, गर्व तो उनको है ना जिनको दिक्कत थी, जिनको लोग हिंदू नहीं मानते थे, उनको गर्व कराना है महसूस। तो ये सही है कि ये जातियां जो हैं, मतलब ये सवर्णों की दिक्कत रही है कि वो छोटी जो जातियां कही जाती हैं या आदि पिछड़ी कही जाती हैं, दर्द कही जाते हैं, उनको हिंदू मानने को तैयार ही नहीं थे। तो ये गर्व से कहो हिंदू जो है वो उनको गर्व कराया जा रहा है और लोग गर्व कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गर्व नहीं कर रहे हैं। वरना बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को दलित जो है वो छप्पड़ फाड़ के थोड़ी देते थे। तो ये बहुत सी चीजें आप देखिए आने वाले समय में क्या होता है। जी, बिहार में इस वक्त बाढ़ है और 35 लाख से ज्यादा परिवार जो है वो प्रभावित है, पुष्परंजन जी। और वैसे में यहाँ बिहार से निकल करके दिल्ली में अगर 10 दलों के नेता एक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या बिहार के बाढ़ का असर है या कुछ और है? क्योंकि इस वक्त तो बिहार में चुनाव भी नहीं है। ओवरऑल इस वक्त बिहार में अगर चुनाव भी नहीं है और बाहर से अगर बाहर निकल करके, और जैसा अभी अमलेंदु जी कह रहे थे कि हमने ये देखा कि एक ही पेड़ पर एक सांप भी और एक चूहा भी बैठा है। और ये कहा भी जाता है, ये कहावत काफ़ी शायद बृजमोहन श्रीवास्तव जी ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, लेकिन ये कहावत बहुत प्रचलित है, राजनीति में बहुत प्रचलित है। और कहा भी जाता है कि राजनीति में न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। तो समय की पाबंदी होती है और समय के हिसाब सब अपने अपने मंच को साझा कर लेते हैं। और हमने बहुत नज़दीक से 2015 का चुनाव देखा था, बिहार का चुनाव, जिस वक्त नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक मंच पे एक साथ गलबहियां करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए ये तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं। और जैसा अरुण चतुर्वेदी जी ने बहुत सही बात कही, प्रोफेसर साहब ने, कि आश्चर्यजनक है कि इसमें वाम दलों के नेता भी हैं। वाम दलों के नेता जो जाति आधारित, जात पात धर्म संप्रदाय से बाहर निकल करके राजनीति करने की जो अभी तक करते रहे हैं, और उस राजनीति से बाहर निकल करके आप बिहार से आते हैं और कहते हैं कि जातीय आधारित मतलब जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ओवरऑल क्या कहेंगे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन बातों का और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर क्या असर हम देख सकते हैं? और इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि बिहार में चुनाव नहीं है, चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है। देखिए, ये जो बिहार एपी सेंटर है जातिवाद का, हालांकि अभी अमलेंदु जी जो कह रहे थे उसमें वो तो पुरानी कहावत है एक तरह से और काफी प्रचलित कहावत है, लेकिन ये तय करना मुश्किल है कि चूहा कौन और सांप कौन है। बिहार के किसी नेता से पूछा जाए कि आपकी चॉइस है, चुन लीजिए, चूहा के पक्ष में, चूहा वाले खेमे में बैठेंगे कि सांप वाले खेमे में, तो दोनों में से भग जाएगा वो। तो खैर वो वाली चीज है। देखिए, एक अधिकेंद्र रहा है बिहार खासकर जातिवाद की राजनीति का। 1989 में मतलब कि मंडल आयोग, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, उनके नेतृत्व में मंडल आयोग बना था। मतलब जड़ मुझे लगता है कि बिहार ही है। अगर कोई ये कहे कि बिहार कैसे लीड कर सकता है ये जातिवाद और ये तमाम चीजों को, दिल्ली आके 4-10-20 बिहारी नेता आ जाएंगे तो लीड कैसे कर लेंगे ये। लेकिन जो जड़ है वो मंडल आयोग से ही शुरू होता है, खासकर अगर उस परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो।
और 1990 में बीपी सिंह ने 13 अगस्त 1990 का वो दिन मुझे याद है जब बीपी सिंह ने इसे स्वीकार किया था। राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है, ये सब नारे लगते थे उनके लिए। तो अभी जो राजा हैं और फकीर भी हैं एक तरह से, वो भी कहते हैं कि हम फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। तो ये जो फकीर वाले जो हमारे दूसरे राजा हैं, ये भी क्या दूसरे बीपी सिंह बनना चाहते हैं? खासकर ये बताना चाहते हैं कि देखिए जी, हम पिछड़ों के नया अवतार है, नए रहनुमा, नए चौकीदार के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। 2024 का चुनाव क्या उसी आधार पर लड़ा जाएगा? दूसरा, प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी को थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ होगा कि लेफ्ट वाले कैसे, इस जो प्रतिनिधि मंडल था उसमें लेफ्ट के लोग कैसे थे। मुझे कतई आश्चर्य नहीं हुआ। राजीव जी, बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता है बेगूसराय को। आप बेगूसराय की सूची उठाकर देख लीजिए, जब से चुनाव वहां पर हुआ है, एक खास जाति, अब खुल के ही बोलता हूं, भूमिहार जाति का गढ़ रहा है वो सो कॉल्ड लेनिनग्राद। और वहां पर जितने भी प्रत्याशी आए, मैं लेटेस्ट प्रत्याशी लेफ्ट का कन्हैया कुमार को भी कोट करूंगा कि जितने प्रत्याशी विभिन्न पार्टियों ने वहां दिए और लेफ्ट के लोगों ने दिए खासकर, वो उसी जाति को प्रतिनिधित्व करते थे। उससे अलग हट के दूसरी जाति का वहां पर नहीं है। दूसरा, लेफ्ट का तीसरा गढ़ रहा है कुछ पूर्णिया वाला इलाका था, और खासकर जो नेपाल और बंगाल का जो त्रिकोण वाला बॉर्डर है, और जैसे नक्सलबाड़ी वाला जो इलाका है वहां, और चंपारण जहां से मैं बिलोंग करता हूं, इन जगहों पर जितने भी लेफ्ट के प्रत्याशी आते थे वहां पर चुनाव लड़ने के लिए, जाति के हिसाब से इनको टिकट दिया जाता था। उस जाति से अलग व्यक्ति को वहां पर टिकट मुझे नहीं लगता ये कभी दिया गया हो। तो तमाम लिस्ट पूरी बिहार में कम्युनिस्ट पार्टियों की निकालेंगे आप तो स्पष्ट हो जाएगा कि किस पॉकेट में किस जाति के लोग थे, उनको टिकट कैसे दिया गया। और अभी भी बिहार विधानसभा में जो चुन के आए हैं उसी आधार पर उसका सर्वेक्षण करा सकते हैं। तो उससे अलग हट के लेफ्ट अपनी पॉलिटिक्स नहीं कर पाया। पहले भी जो बिहार में बड़े काश्तकार थे, जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीनें थी, वो लोग भी एक जाति विशेष का होते हुए भी अपनी जमीन बचाने के लिए कोई नक्सलाइट का नेता हो गया, कोई लेफ्ट का बड़ा नेता हो गया। उनकी भी सूची निकालिएगा और उनका बैकग्राउंड देखिए कि कितनी जमीनें उनके पास थी, कितना बीघा जमीन वो जोतते थे, तो उससे स्पष्ट हो जाए कि वो लेफ्ट नेता ही बने तो किस वजह से बने, ताकि वहां पर जो भी भूमि आंदोलन हुए उसको नियंत्रित भी कर सके और उनके अपने हित को साधना है जिस तरह से भी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस तरह से आप बिहार से हम बाहर निकलते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हर बार क्यों इस मामले में बिहार को लीड करने के लिए आप मौका दे रहे हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट नहीं है इस देश में? क्या दक्षिण भारत नहीं है इस देश में? कर्नाटक की ठीक है आपने चर्चा की है, कर्नाटक के अलावा जो दूसरे प्रांत हैं वहां पर वो उनके नेता, और वहां इस बात की सुगबुगाहट क्यों नहीं है? आप केवल इस और इसके पीछे मुझे लगता है कि मोदी का भी एक चक्रव्यूह है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस समय न किसान की चर्चा होनी चाहिए, पेगासिस की चर्चा भी हाशिए पर जा चुकी है। तो कई प्रमुख विषय जो महंगाई की कोई चर्चा नहीं, जाति की चर्चा चला दो। तो क्या ये जानबूझ के एक शिष्टमंडल को बिहार से बुलाए कि आइए हम आपको समय देते हैं और डाइवर्ट करते हैं इश्यूज को? मतलब आप कोई चीज टाइम आउट अगर करना चाहते हैं तो आप तय कीजिए कि आप किस विषय पे क्या बात करना चाहते हैं। क्या आप किसान की चर्चा नहीं करना चाहते हैं? क्या आप पेगासस की चर्चा नहीं करना चाहते हैं? क्या आप इस देश में भयानक रूप से अपने पेट्रोल की कीमत कभी 20 पैसे कम कर देते हैं, कभी 10 पैसे कम कर देते हैं और कहते हैं बड़ा तीर मार लिया हमने? तो इन सब चर्चाओं को आप हाशिए में एक के बाद एक करके नए नए एजेंडे को प्रस्तुत करके आप उसे, मुझे लगता है कि ये भी एक चाल है, एक साजिश है पार्टनर की पॉलिटिक्स। जी राजीव जी। पार्टनर तुम्हारा पॉलिटिक्स, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है यहाँ पर? लेकिन पार्टनर्स जो हैं वो बीजेपी के नहीं, कई अलग अलग दलों के हैं। और यहाँ सवाल यही उठता है जो पुष्परंजन जी आप कह रहे हैं कि उसमें सवाल यही उठता है कि आखिर दूसरे दलों के नेता पेगासस, किसान मामला, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे से अलग इतर जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को सामने ला करके आखिर क्या
दिखाना चाहते हैं? क्या वो मोदी सरकार या बिहार की सरकार नीतीश कुमार की जो डबल इंजन की सरकार है उसका समर्थन करना चाहते हैं? ये तो देखने और समझने वाली बात होगी। लेकिन बृजमोहन जी, बीजेपी कोटे से ही बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद जी। उनका कहना है कि बीजेपी को जातिगत जनगणना में आपत्ति, जातिगत जनगणना से आपत्ति कहां है, सवाल पूछ रहे हैं। और अगर आपत्ति होती तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने के लिए बुलाते ही नहीं और इस प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होते ही नहीं। ये तो केंद्र सरकार का विषय है। जबकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, आपको याद होगा, नित्यानंद राय ने पिछले ही महीने जो ये मानसून सत्र खत्म हुआ है उसमें 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में एक जवाब दिया इसी पर और कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी एससी और एसटी को ही जनगणना में शामिल किया गया है। ये लिखित जवाब है संसद में, नित्यानंद राय का जवाब है। और इसीलिए यहां यह सवाल उठता है बृजमोहन जी कि बीजेपी बिहार में जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अलग राय क्यों दे रही है, क्यों रख रही है? और अब दो मसले तो आ गए कि अब बिहार के लोग आ रहे हैं और बिहार की बीजेपी जो है वो इसके पक्ष में है। केंद्र संसद में लिख के दे रही है कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं, दे रहा है कि पक्ष में नहीं है। और दूसरी तरफ अब आज जैसा देखा जा रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत हद तक सहमत दिखाई दे रहे हैं। क्या केंद्र की राय अब बदलती हुई दिखाई दे रही है? और इसमें एक छोटा सा और भी जो पिछले दिनों जो वाकया हुआ है वो भी जोड़ दूं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के केंद्र ने यहां अभी एक कानून पारित किया है, हम विधेयक पारित किया, हम सब ने देखा है। और उससे पहले एक विधेयक ये भी लेके आए कि नीट में भी हम ओबीसी को आरक्षण देंगे। तो ये तमाम चीजें ओबीसी की इर्द गिर्द पिछले दिनों चल रही हैं, जिसमें जातीय जनगणना भी है। तो क्या केंद्र की जो राय है उसको आप बदलते हुए देख रहे हैं? मोदी सरकार की राय ओबीसी जनगणना को लेकर के बदलते हुए देख रहे हैं, जातीय जनगणना को लेकर बदलते हुए देख रहे हैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी? राजीव जी, आपने बहुत भारी भरकम प्रश्न किया है और उसका विश्लेषण करने के पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भ्रम का शिकार है। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये संविधान संशोधन करते हैं, ओबीसी के लिए आरक्षण करते हैं, लेकिन कंट्राडिक्टरी है। 1992 में फुल बेंच हमारे सुप्रीम कोर्ट की ये कहती है कि 50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब यदि आज आप जब ओबीसी के आरक्षण की बात करते हैं तो ओबीसी के आरक्षण के उड़ीसा जैसी राज्य में, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 82% तक आरक्षण की बात कही जा रही है और कई राज्य ऐसे जो 50% की सीमा को भी आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार निर्णय ले रहा है, एक तरफ आप संसद में अपने गृह राज्य मंत्री से एक बयान दिलवाते हैं, दूसरी तरफ आपका जो नेतृत्व है, जो पार्टी के फंक्शनरीज हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम इससे सहमत हैं। आप देखिए कि अरुण जेटली साहब ने 3 जुलाई 2015 में पार्लियामेंट में इस बात का जवाब दिया था कि हम इससे सहमत हैं और इसको हम सामने लेकर आएंगे। आज एक वर्ग बोल रहा है कि हम तैयार हैं और एक इसके पहले मोदी जी बिल्कुल इसके लिए सहमत नहीं थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कि मैं भेंट करूं, मैं इस मुद्दे पे चर्चा करूं। वो अचानक आदरणीय नीतीश कुमार जी को आमंत्रित कर लेते हैं, वो आके उनसे बात करते हैं। ये सारा प्रयोग हो रहा है आने वाले चुनावों को लेकर। ये कंकड़ फेंके जा रहे हैं, लहरें गिनने का काम चल रहा है कि हम किसी ढंग से इस बात को समझने की कोशिश करें कि आने वाले दिनों के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बेहतर होगा। ये उनका नेतृत्व सोच रहा है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से जो ओबीसी है, उस ओबीसी में जो प्रभुत्व है वो यादवों का है। आज अगर हम उसमें भी ब्रेकअप करना चाहते हैं तो बीजेपी के सामने एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम दीगर जो जातियां हैं उनको हम एकजुट कैसे कर पाए, जो ओबीसी में आती हैं उनको हम कैसे अपने साथ जोड़ पाए। तो इस प्रकार से एक नेता से हम पक्ष में कहलवाएं, दूसरे से हम विपक्ष में कहलवाएं और तीसरा नेता चुप रह जाए।
तो इसके बाद जो चीजें जैसे आप और हम चर्चा कर रहे हैं आज, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं इन चर्चाओं से आगे तक बात जाती है और वो बातों पे फिर विश्लेषण होता है। बिहार से क्या बोला जा रहा है, मध्य प्रदेश के लोग क्या बोल रहे हैं, दिल्ली के लोग क्या बोल रहे हैं, कर्नाटक के लोग क्या बोल रहे हैं, इन सारी बातों से निकल के फिर राजनीतिक निर्णय होता है। तो मैं सोचता हूं इस समय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रयास कर रहा है और उसके अंतर्गत ये सारी बातें हो रही हैं। और ऐसा लगता है कि आने वाले दिन, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व चूंकि दबाव में, मैंने आपको पहले भी कहा, बहुत दबाव में है, उस दबाव के चलते हुए ही ये सारे विश्लेषण की जरूरत आन पड़ी है। इसके पहले तो इसकी जरूरत नहीं थी। इसके पहले तो ये बहुत अधिकार पूर्वक कहते थे कि हम सहमत हैं या कहते थे हम असहमत हैं। लेकिन आज ये दुविधा जो है, ये दुविधा दबाव की दुविधा है और उससे ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि इनको अभी निर्णय क्या लेना चाहिए। आने वाले दिनों में 1-2 महीने बाद हमारे सामने चीजें स्पष्ट होगी कि वाकई ये जो सेंसस है, ये सेंसस करवाना भी चाहते हैं कि नहीं, इसके आंकड़े भी जारी करेंगे या नहीं, और उन आंकड़ों का ये उपयोग भी करेंगे या नहीं। मतलब ये अलग अलग पहलू हैं इसके। ये इसको खाली, जैसे कि 2011 में विश्लेषण तो सेंसस तो हो गया, लेकिन आज तक वो आंकड़े किसी को उपलब्ध नहीं है। तो ये स्थिति भी बन सकती है कि हम खाली कहने के लिए कर दें। जैसा कि कहा जाता है कि बीजेपी का नेतृत्व स्लोगन बहुत अच्छे देता है, 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, 110 रुपए लीटर मिल रहा है, 14 रुपए किलो शक्कर बेचेंगे, 40 रुपए बिक रहा है, खाने का तेल हम सस्ता कर देंगे, 250 रुपए लीटर हो गया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी और बढ़ गई। तो ये सारी चीजें, ये स्लोगन इनके बहुत अच्छे हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी, मैं सोचता हूं शायद स्लोगन के दौर से है कि एक पक्ष कुछ बोले, दूसरा पक्ष कुछ बोले। इसमें एक और बड़ा अजीब पहलू है कि जो देश के दूसरे राजनीतिक दल हैं वो भी नहीं समझ पा रहे कि इस मौके पे उनको क्या कहना चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि ये आरक्षण, ये इसका विश्लेषण होना चाहिए, इसकी जनगणना होना चाहिए, और कुछ लोग बिल्कुल चुप है। वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब मामला बनेगा तब हम देखेंगे कि हमको क्या करना है। तो ये जो दुविधा है, ये दुविधा, इसके शिकार दूसरे राजनीतिक दल भी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरे राजनीतिक दलों के सामने भी ये प्रश्न आके खड़ा हो गया कि उनका अस्तित्व कैसे बचेगा। अगर समझिए कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी लीड ले लेती है और वो कोई ऐसा आरक्षण लेके, आरक्षण का विश्लेषण करके अपने नेतृत्व को मौका दे देती है, अपने कार्यकर्ताओं को मौका दे देती है, तो इन लोगों का क्या हुआ? क्या इनके पास वहां पर लीड करने के लिए इनके पास भी उसी वर्ग के या उसी समाज के लोग होंगे कि नहीं? ये सारी चीजें इन लोगों के सामने भी है। तो अभी थोड़ा सा समय लगना है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत हो रही है। तो मुझे लगता है कि करीब करीब अभी 2 महीने बाद जब कभी आप फिर से इस पे चर्चा करेंगे तो शायद हो सकता है हम लोग और खुल के इस मुद्दे पे बात कर पाए और बता पाए कि क्या होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर चतुर्वेदी, आपके पास आना चाहूंगा। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, यानी 2014 का लोकसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव, इन दोनों लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट बैंक में बीजेपी ने अच्छी सेंधमारी की थी। लेकिन विधानसभा चुनाव जो आए इसी दौरान, उसमें ओबीसी का वही वोट बैंक जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ नजर आता है। साल 2020 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ है, उसकी अगर बात करें तो 19% ओबीसी वोट बैंक वोट जो है वो बीजेपी को मिला, जबकि आरजेडी को 29%, बिल्कुल 10% ज्यादा वोट जो है वो ओबीसी का गया आरजेडी को। यानी बीजेपी को डर सता रहा है कि अगर जातिगत जनगणना से बीजेपी ने इनकार कर दिया तो आने वाले वक्त में उसके लिए वोट बैंक और घट सकता है। तो प्रोफेसर चतुर्वेदी, क्या ये हमारा विश्लेषण है, लेकिन मैं आप इस पे एक सवाल ये पूछ रहा हूं कि क्या इसी मजबूरी के कारण बीजेपी अब जातिगत जनगणना की बात कर रही है कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में तो फायदा है, सेंधमारी कर ली और वहां हिंदुत्व का कार्ड चल गया। अगर 2014 की बात करें तो वहां मोदी मोदी घर घर मोदी हर हर मोदी जो चल रहा था वो एक अलग तरह की आंधी चल रही थी, लहर चल रही थी। और दूसरी तरफ हम 2019 देखें तो पुलवामा की घटना और राष्ट्रवाद इस प्रकार हावी था 2019 के चुनाव में, वो भी हमने देखा, हम सब ने देखा। तो उसमें ओबीसी की बात करें या हिंदुत्व की बात करें या हिंदुओं की बात करें या राष्ट्रवादियों की बात करें, सब खुल करके उन्होंने सबने बीजेपी का साथ दिया। लेकिन अब अगर जाति आधारित जनगणना की बात हो रही है और उस पर आधारित राजनीति की बात हो रही है, तो फिर बात तो आएगी कि किसने किसको कितना वोट दिया। और उस आधार पर बिहार की ही बात करें तो 29% ओबीसी ने वोट का वोट जाता है आरजेडी को, जबकि 19% ओबीसी का वोट जाता है बीजेपी को। 10% बहुत बड़ा गैप
है। यहाँ तो कुछ परसेंट 0 पॉइंट समथिंग में सरकारें बदल जाती हैं। क्या ये डर सता रहा है या कुछ और है? जरा समझना चाहूंगा। राजनीति को भी आप बहुत नजदीक से देखते हैं, क्या कुछ लगता है आपको? राजीव जी, अभी अगर आप 19 के और 2014 के आंकड़ों का उपयोग कर रहे थे और आपने प्रांतीय संदर्भ में भी उसकी बात की, मुझे ये लगता है कि जो अभी देश की राजनीतिक स्थिति चल रही है और खास करके किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन का सीधा जो रिपरकशन है वो उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रांतों में भी है। और अन्य प्रांतों में अगर किसान आंदोलन प्लस ट्रेडिशनल नॉन बीजेपी ओबीसी वोट अगर आप मिला लें तो उस केस के अंदर जो इलेक्टोरल डिफरेंस है वो और भी ज्यादा हो जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप जाटों का समूह देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो वो बहुत साइजेबल नंबर में बीजेपी को 2019 में भी मिला, 17 में उत्तर प्रदेश में मिला और फिर 14 में भी मिला। अगर वो वोट बीजेपी के हाथ से किसान वाला निकल जाता है, तब बीजेपी का जो फॉल है, जो गिरावट है, वो और भी तेज होगी और भी व्यापक होगी। इसलिए ये जरूरी है कि किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक नया बैकग्राउंड तैयार किया जाए और उस बैकग्राउंड के अंदर अगर जनसंख्या की गिनती से ही अगर ओबीसी का वोट मिल जाए तो क्या बुरा है, इस रणनीति के अंदर इस चर्चा की शुरुआत है। बीजेपी में जैसा ब्रजमोहन जी भी कह रहे थे और पुष्प रंजन जी ने भी बात की कि बीजेपी में दुभांत दोहरी बातें करना बड़ा रोचक फेज है और उसमें जो बीजेपी के जो चिंतक हैं, आइडियोलॉग्स हैं और बीजेपी में जो रियल पॉलिटिक्स करते हैं, उनमें जो खाई है वो कई बार नजर आती है। और बीजेपी में इस समय तो ये भी आप देखें, बड़ा रोचक है कि सरकार में और कार्यकर्ता में जो डिफरेंस है, मैं ये व्याख्या नहीं कर रहा कि ये इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है, मैं ये मान रहा हूं कि ये इंटेंशनल है, पर इंटेंशनल होते हुए भी इस तरह की वार्ताएं जो हैं वो सरकार की निर्णय प्रक्रिया को कोई बहुत सुदृढ़ नहीं बनाती है। और तीसरी बात ये कि हिंदुस्तान के अंदर जो किसान वोट है वो बाई एंड लार्ज पुराने दशकों में ओबीसी का ही माना जाता था और अगर ओबीसी में बीजेपी ने 2 बार डेंट लगा दिया तो तीसरी बार की गारंटी बड़ी मुश्किल है। और अभी आपने भी कहा कि 19 के बाद जो प्रांतीय चुनाव हुए हैं उनमें बीजेपी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। उसके कारण मैं ये वाला अभी नहीं मानता कि नेतृत्व की शैली का अंतर है या उस जो 2014 के अंदर तो किसी को पता ही नहीं था, केवल गुजरात मॉडल की चर्चा के अलावा गुजरात मॉडल का रियल अनुभव तो इन दिनों हो रहा है, अब हो रहा है। और जैसे ही गुजरात मॉडल का अनुभव हुआ तो सबको ये लगा और बार बार चर्चा भी हो रही है कि ह्यूमन इंडेक्स के अंदर गुजरात मॉडल हमेशा गिरावट के दौर में रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन जो कंसिडरेशंस हैं उनमें गुजरात सरकार का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, बल्कि उन राज्यों के अंदर ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा जहां गैर बीजेपी सरकार थी, चाहे वो केरल हो या कोई और राज्य। और इसके असर आप राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भी जो मानव विकास मानक हैं उनमें गिरावट बहुत गंभीर है और हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानव विकास आकलन है वो लगातार नीचे जाता जा रहा है। उस स्थिति के अंदर मुझे अभी के अगर दौर की आप बात करें तो उस दौर में ये साफ नजर आ रहा है कि अगर चर्चा से काम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और बीजेपी ने इस खेल में महारत हासिल कर रखी है, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी संकट है कि लगातार जो जाट बेल्ट है उसमें
स्थितियां नाजुक होती जा रही हैं और उस बेल्ट के अंदर जो किसानों का आंदोलन है, और चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो या अन्य नेता हो, उस स्थिति में बीजेपी का संकट है, क्योंकि बीजेपी की जो प्रमुख नेता हैं वो अपने आप को जाट, गुर्जर, राजपूत सबकी कृति मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सार्वभौम कृतियां हैं, ईश्वरीय कृतियां हैं, तो उन ईश्वरीय कृतियों के अंदर आप राजनीति के अगर कुछ मंत्र काम आ जाएं, और इसलिए आप ये देखते हैं कि 1-2 दिन पहले ही मेरे एक मित्र ये कह रहे थे कि हम सरकार के उस फेज में हैं, हमारी जो वर्तमान सरकार है केंद्र में या प्रांतों में भी, वो मंत्रों पर आधारित है। जैसे बेचने वाला एक ब्रांड बेचता है, उसी तरह से सरकार का संचालन है। और खूबी ये है कि उस संचालन में ब्यूरोक्रेट्स ने भी ज्वाइन कर लिया है, और अगर आप कोई कॉम्बिनेशन बनाएं तो वो कॉम्बिनेशन बहुत ही रोचक है, जिसमें मीडिया भी है, जिसको कोई भी नाम दे लें, मीडिया है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है। और इस कॉम्बिनेशन में आशा ये है कि 1924 में भी ये रिपीट होगा, जो देश के असंतोष से तो अलग है। और इसलिए विश्लेषण को हम इस रूप में देखें कि किसानों ने जो डेंट लगाया है, माने या न माने, किसानों का जो डेंट है, उसका एक जवाब ये ओबीसी जनगणना के रूप में मुझे कई बार नजर आता है। धन्यवाद। किसानों का डेंट और बहुत बड़ा ये हो सकता है, यही बता रहे हैं प्रोफेसर चतुर्वेदी। और एक सवाल के साथ सीधे अमलेंदु जी आपके पास, कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेताओं की मुलाकात हो रही थी तो बहुत ही बताया जा रहा है कि बहुत ही खुशगवार माहौल था वहां पर। प्रधानमंत्री बहुत खुश नजर आ रहे थे और सबसे मिल रहे थे, और खासकर तेजस्वी यादव से उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मुलाकात की और उन्होंने लालू प्रसाद यादव कैसे हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, ये तमाम बातें उन्होंने की। और आमतौर पर ठीक है, अच्छी बात है कि मुलाकात हो भी, और खासकर देखा जाता है कि दो चिर प्रतिद्वंदी जो पार्टियां होती हैं उनके बीच तलवारें खींची रहती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से आप मिलने गए हैं तो ये ऐसी मुलाकात होनी भी चाहिए, ये वाजिब है। सवाल यहाँ दूसरा ये उठता है कि ये जो सौजन्य है, जो मुलाकात है, इसमें मोदी जी का ये जो बदला सा अंदाज दिखाई दिया, उसको कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, और थोड़ा सा इस बारे में समझने की जरूरत भी है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ, दोनों अगर देखा जाए तो 10-11 नेताओं में ये दोनों बिल्कुल आसपास एक साथ जाते हुए प्रधानमंत्री के कक्ष में नीतीश और तेजस्वी यादव अगर घुस रहे हों, आप कल्पना कीजिए, मामला कुछ भी रहे अमलेंदु जी, किस चीज के किस डिमांड पे आ रहे हैं, किस डेलीगेशन में आ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के सामने दोनों साथ साथ खड़े हैं, परेशानी नहीं होगी? निश्चित तौर पर परेशानी होगी। और जैसा मैंने बताया था कि बाढ़ जो आई हुई है, तो अब बाढ़ आप समझ सकते हैं कौन है और कौन सांप पर चूहा है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो मतलब ये जनता के ऊपर छोड़ दिया हमने कि कौन सांप है, कौन चूहा है, कौन बाढ़ है, मतलब उसका उदाहरण दिया मैंने वैसे। बहरहाल प्रधानमंत्री देखिए एक व्यक्ति के रूप में अच्छे आदमी है, इसको हमको मानना चाहिए। वो सबको ट्वीट करके बधाई भी देते हैं जन्मदिन पे, और हालांकि जब प्रवासी मजदूर चलते हुए मर जाते हैं तब नहीं देते हैं, वो चीज़ अलग की है, लेकिन नेताओं को सबको देते हैं। योगी जी को नहीं दी, वो बात अलग की है, नहीं किया योगी जी के लिए, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन सबको जो है वो बधाई देते हैं, राहुल गांधी को भी देते हैं, सोनिया जी को भी देते हैं, नीतीश कुमार जी को भी देते हैं, लालू यादव को भी देते हैं, सबको बधाई और देते हैं। तो अब चूंकि प्रधानमंत्री जो है अपनी व्यक्तिगत जो बातें करते हैं उसमें भी राजनीति करते हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो प्रधानमंत्री ने अगर ये हालचाल पूछ लिया कि लालू जी कैसे, तो उसमें प्रधानमंत्री ने राजनीति कर दी अपनी। लोग गए थे प्रधानमंत्री को राजनीतिक सवाल पे घेरने के लिए, और प्रधानमंत्री ने अपनी राजनीति कर दी है। तो ये अब राजनीति जो है, ये अब देखना होगा कि बिहार में जो है इस राजनीति को किस तरीके से दिया जाता है। बहरहाल मैं जो इशारा कर रहा था कि जो आने वाला समय है उसमें हो सकता है कि नीतीश और तेजस्वी जब वो एक पाले में खड़े हों, क्योंकि ये देखिए आज नहीं होना है तो कल होना है। मतलब नीतीश और तेजस्वी एक पाले में हो या ना हो,
लेकिन नीतीश जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कब तक चल पाएंगे, ये देखने वाली चीज होगी। अगले चुनाव तक चल पाते हैं कि उससे पहले होता है या क्या होता है, ये अब देखने वाली चीज होगी। लेकिन चीजें जो है वो काफी तेजी से बदल रही हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां होती हैं और जिस तरीके से वो अपने सहयोगी दलों को निगलने की उसकी अब रणनीति रही है, तो नीतीश जी उससे कैसे बच पाएंगे, ये देखने वाली चीज होगी। हालांकि नीतीश जी जो है वो, मुझे कहना नहीं चाहिए, वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मुझे दूसरा समय कोई शब्द मिल नहीं रहा है, असंसदीय शब्द है, तो उसको जो बाद में जो है अगर संसदीय कार्रवाई हो तो उससे निकाल दिया जाए। मतलब बहुत घाघ राजनीतिज्ञ है नीतीश जी। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऐसे घाघ राजनीतिज्ञों से निपटना भी जानती है। तो ये देखना होगा कि घाघ राजनीति में जो है नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरीके से एक दूसरे से निपटते हैं, ये देखने वाली चीज होगी। मुझको जो लग रहा है आने वाला समय जो है बिहार की राजनीति में बहुत दिलचस्प होगा। और जैसा कि दिलचस्प उस तरीके से हुआ था कि नीतीश जी ने जो था वो एकदम समर्थन, मतलब समर्थन क्या कहा जाए कि जाके इस्तीफा अपना सौंप दिया था कि हम जो है आप जा रहे हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति है नीतीश जी, तेजस्वी यादव को साथ नहीं रखते हैं। तो ऐसा ही नीतीश जी भी कुछ खेल कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी कुछ खेल कर दे, जिस तरीके से वहाँ चल रही है। कभी नीति वो क्या मुकेश सहनी वो कहते हैं कि मैं सन ऑफ मल्ला हूँ, मेरे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई तो जवाब दे दूंगा। जीतन राम मांझी भी कुछ इस तरीके की बातें करते हैं। और इधर जो है वो अपना नीतीश जी कुंबा बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को शामिल कर लिया, AIMIM के 5 विधायकों से मिल लिए, कोशिश हो रही है शायद उनको शामिल कर दिया जाए जदयू में, तो जदयू का कुछ मतलब खेमा पड़ जाए, तो ये स्थिति ना आने पाए कि जदयू को तोड़ने की जो है वो स्थिति बने। तो जदयू को तोड़ने की स्थिति बने या ना बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना चाहे बिहार में, तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई उसके साथ दिक्कतें होंगी। लेकिन राजनीति जो है वो दिलचस्प होगी, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरीके से क्या क्या दांव चले जाते हैं और क्या मुद्दे जो है वो बनाए जाते हैं। DNA वाली बात तो पुरानी हो गई, अभी तक तो जो है ना DNA पे किसी ने माफी मांगी है और ना किसी ने जवाब दिया है कि उसको DNA का मिल गया कि नहीं मिल गया, तो वो पुरानी एक चीज हो गई है। तो अब ये देखना होगा बिहार में अब क्या किस तरीके से राजनीतिक करवट बदलती है, कौन किसको दाव देता है, कौन किसको थता बताता है, क्या मुद्दे बनते हैं। अब ये जातिगत आधार पर जनगणना जो है ये मुद्दा बनती है या कुछ और मुद्दा बन करके आता है। बहरहाल चीजें जो है मतलब किसी बहाने ही सही, अगर जातिगत आधार पर जनगणना जो है अगर इसको समझा जाए कि नीतीश और तेजस्वी इस बहाने एक साथ आ रहे हैं या उनके बीच की जो बर्फ पिघल रही है, और जिस तरीके से नीतीश जी ने बिहार विधानसभा में कहा था कि ये तो हमारे मित्र का जो है लड़का है, हम इसको उस तरीके से देखते हैं, तो वो मित्रता जो है वो जाग गई हो नीतीश जी के अंदर जो है। तेजस्वी ने जो है जिनको बाबा चाचा जी कहते हैं, तो उनके मन में भी जो सम्मान जो है फिर से जाग गया हो। ये अच्छी चीजें हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे नहीं लगता है, वो चाहे बहाना कुछ भी हो। ये अच्छी चीजें अगर हो जाती हैं तो ये अच्छी चीजें कब होती है ये देखने वाला समय होगा, और ये अच्छी चीजें हो पाती हैं नहीं हो पाती हैं ये भी देखना होगा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बात यही है कि मोदी जी का ये जो बदला अंदाज है, क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर मोदी जी नीतीश और तेजस्वी के बीच आ रही नजदीकियों से परेशान हैं? तो सवाल बहुत है, क्या ये परेशानी एक नई परेशानी पैदा करेगी आने वाले समय में मोदी सरकार के लिए, ये भी देखना होगा। इसलिए क्योंकि सामने चुनाव है और इस चुनाव के दौरान और उस चुनाव से पहले अगर बिहार से ही सही, और जैसा पुष्परंजन जी ने भी बताया था कि अगर देखा जाए तो इस ओबीसी आरक्षण की जो शुरुआत है उसकी चिंगारी जो है वो बिहार से निकली, और आज फिर बिहार से एक बार फिर से जातिगत जनगणना की बात भी बिहार के अगर 10 दलों के 11 नेता आ रहे हैं एक मंच पर और साथ साथ वाम दलों के नेता भी आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन कहलाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ उनके कक्ष में जाते हैं और प्रधानमंत्री पहले से इंतजार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन साथ साथ इन नजदीकियों को लेकर के एक परेशानी तो जरूर रही होगी। इन परेशानी को दूर कैसे करेंगे ये समझना होगा। लेकिन पुष्परंजन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी राजू जी, 2-3 चीजें थोड़ा मुझे कह देना था। एक तो ये कि बीजेपी दबाव की राजनीति में कभी नहीं आती है। दबाव में अगर आते हो तो संसद में किसान बिल नहीं पास करवा लेते, दबाव में आते तो किसानों की बात को सुन लेते, दबाव में आते तो पेगासुस पर जांच बिठाते या कुछ भी करते, दबाव में आते तो महंगाई को कम करते। ये दबाव बड़ी मोटी खाल है इनकी, ये चक्रव्यूह रच रहे हैं एक तरह से। उस चक्रव्यूह में जो फंस जाए और जिस तरह से फंस जाए
और डाइवर्ट हो जाए सारी चीजें, ये काम करने की कोशिश करते हैं। इनका कोई भी जो शीर्ष नेतृत्व है, आप देख लिए मोदी जी से लेकर अमित शाह तक या जेपी नड्डा तक, क्या ये किसी दबाव में लोग आते हैं? ये किसी दबाव में नहीं, चक्रव्यूह रहते हैं। एक दूसरा, तेजस्वी यादव ने दूसरी बार ये कहा कि जब इस देश में पशु पक्षी और जानवरों की गणना हो सकती है तो इंसानों की जातीय गणना क्यों नहीं हो सकती? गाय की गणना हो सकती है, बैल की हो सकती है, नस्लों की और उनकी जाति की गणना नहीं हुई है। कुत्ते की कितनी वैरायटी है, आप पूरी लिस्ट निकाल लीजिए, नहीं मिलेगा कि भारत में कि किस किस नस्ल के कितने कुत्ते हैं, लेब्राडोर कितने हैं, देसी कितने हैं, पोमेरियन कितने हैं, इस नस्ल के कुत्ते अलग अलग टाइप के कितने कुत्ते हैं, वो नहीं मिलेंगे। ये तुलना ही बहुत गलत है एक तरह से। जिस तरह की तुलना एक उभरता हुआ नेता जो कि कल को हो सकता है बिहार का मुख्यमंत्री बने, पहले उप मुख्यमंत्री के पद पे था, उनको कोई भी बात को सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गंभीर विषय है और गंभीरता से कोई टिप्पणी करनी चाहिए कि पशु पक्षी और पेड़ों की तुलना अगर इंसान से आप करते हैं तो ठीक है। ये यूरोप नहीं है कि जहाँ की हर कुत्तों के नस्ल की या हर गाय के नस्ल की, गधे के नस्ल की अलग अलग वेरीफाई करके क्लासिफिकेशन करके सरकार उसको पब्लिश करती है। भारत में तो हुआ ही नहीं है। भारत में जर्सी गाय और इंडियन गाय में जो फर्क करके राजनीति करने वाले जो लोग हैं, वैसे उन लोगों के बीच में आप अगर पशु और इंसान की तुलना कर रहे हैं तो निहायत ही मतलब कि चिंता का विषय अपने आप में कि बिहार के में जो प्रबुद्ध राजनीति करने वाले लोग हैं, वो जो नई फसल आई है, नई नस्ल आई है, वो किस तरह की बातें कर रही है, बहुत ही चिंता का विषय है अपने आप में। जी राजीव जी। चलते चलते एक सवाल, आखिरी सवाल लेना चाहूंगा बृजमोहन जी आपसे कि क्या आपको, जैसा अभी पुष्परंजन जी ने कहा कि खाल बहुत मोटी है, क्या लगता है कि तमाम तरह के मुद्दे जो हैं, इन तमाम मुद्दों को, चाहे पेगासस का मामला हो, उससे पहले रफाल का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, गरीबी का मामला हो, भूखमरी का मामला हो, चाहे पिछले दिनों जो सेकेंड वेव में हमने देखा कि यहाँ ऑक्सीजन को लेकर के और जैसी अफरा तफरी की हालत थी सड़कों पर, फिर नदियों में बहती हुई, तैरती हुई, उफनती हुई लाशों को हमने देखा, सब कुछ देखा, लेकिन उसके बाद एक अलग तरह की राजनीति। क्या सचमुच खाल बहुत मोटी है? देखिए, ये बात तो सच है कि राजनीति करने वाले लोगों की खाल मोटी होती है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो खाल कुछ ज्यादा ही मोटी है। लेकिन इसको पतला करने का काम भी जनता करती है, और इत्तेफाक से जनता के मन में जो इस समय विचार चल रहा है, जनता जिस प्रकार से इनके किए गए कामों का विश्लेषण कर रही है, जिस प्रकार से इनके नेताओं के बारे में लोग चर्चा करने लगे हैं, अंततः ये सारी बातें केंद्र सरकार के पास पहुंचती है। इनकी ढेर सारी एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से सारी बातें ऊपर तक जाती है। इस बात ने इनको चिंताग्रस्त किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, यह बात भी सच है कि जो किसान आंदोलन है उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के माथे पर लकीरें खींच दी हैं। वो इस बात को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश को हम आसानी से नहीं ले सकते। उत्तर प्रदेश में खाली एक कारक नहीं है राजनीति का, वहां पर बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पे की राजनीति होती है। छोटे छोटे समूह हैं, जो छोटे छोटे समूह भी दो तीन लोगों को चुनाव जिता के ले आते हैं, और अंततः सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए कोई केंद्र के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसे मुद्दे होना चाहिए जो जनहित के हों। इत्तेफाक की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकाल में जनहित का कोई भी ऐसा मुद्दा अगर उन्होंने किया भी है तो जनता के सामने तो नहीं है। और जहां तक मैं जितना इसका विश्लेषण कर पाता हूं, जितनी मेरे पास जानकारी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इनके पास इस प्रकार का कोई कार्यक्रम ये अभी इस 2019 के बाद नहीं लागू कर पाए, जिससे हम ये कहें कि पूरी तौर से जनता के हित में उन्होंने किया। जैसे कि गैस सिलेंडर की बात थी, अब ये उज्ज्वला का सेकंड फेज लेकर आए हैं। जो पहला फेज फेल हो गया, अब आप दूसरा फेज लेकर आए हैं, तो पहले तो कोशिश, अगर ये बिल्कुल गंभीर राजनीतिक सरकार होती और गंभीर राजनेता होते, तो सबसे पहले इनकी कोशिश ये होना चाहिए थी कि उज्ज्वला का जो पहला फेज फेल हुआ है, हम उसकी कारणों को ढूंढते और उस गलती को फिर से ना होने पाए इसकी योजना बनाते। अब आप सेकंड फेज पे आ गए, क्योंकि ये सिर्फ स्लोगन पे, जैसा मैंने कहा ना
कि इनका सोच कुल मिलाकर स्लोगन के इर्द गिर्द है और इनको ऐसा लगता है कि देश का मतदाता, देश के नागरिक इस प्रकार के स्लोगन से प्रभावित हो जाते हैं और वोट दे देते हैं। इनका अनुभव ऐसा है, 2014 में भी यही बात हुई थी, जैसा कि आपने भी खुद कहा कि उस समय एक आंधी चल रही थी और उस आंधी में मोदी जी को भरपूर समर्थन मिल गया। 2019 में चूंकि वो आंधी जो चल रही थी, लोग उसका पूरी तौर से विश्लेषण नहीं कर पाए थे। देश बहुत बड़ा है, ढेर सारी समस्याएं हैं, लेकिन अब उन सारी चीजों का मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका विश्लेषण चर्चाओं में होने लगा है। मैं चौराहों पे देखता हूं, कभी पान की दुकान पे देखता हूं, या जब हम कुछ और दिगर अलग अलग ऐसे लोगों से भी अब बात होने लगी है जिनकी राजनीति में इसके पहले रुचि नहीं थी, लेकिन वो भी अब इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे दौर में देश ने क्या चीज हासिल की, किस प्रकार से देश ने प्रगति की, ये सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। और इसमें जो आपने जैसा कहा कि गंगा में जब हम लोगों को अपने प्रियजनों की लाशों को बहाना पड़ा, उस बात ने तो बहुत लोगों को द्रवित किया है और आज भी लोग उन बातों को कहते हैं। पर एक बात और भी ध्यान रखना होगी कि जो मुद्दे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है जब चुनाव आए तो ये मुद्दे गायब हो जाएं, कोई नए मुद्दे सामने आ जाएं। आज ये मुद्दे हमको मौजूद लग रहे हैं, आज हमको ये मुद्दे लगता है कि वाकई समाज की जरूरत है और इन पे चर्चा हो रही है। पर चूंकि केंद्र सरकार के हाथ में एजेंडा होता है, वो पॉलिटिकल एजेंडा तय कर, कोई भी जो सरकार केंद्र में होती है वो पॉलिटिकल एजेंडा तय करती है कि आखिर चर्चा किस मुद्दों पे होगी और किस प्रकार का डिस्कोर्स बनेगा देश के अंदर, क्या नैरेटिव पैदा होगा, ये उन लोगों के हाथ में है। और इस मामले में इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बड़ा खिलाड़ी है और वो इस मामले में बाकी के लोगों को थोड़ा सा एक कदम आगे है। अब ये जो पीछे वाले लोग हैं, ये उनसे एक कदम आगे कैसे निकलते हैं, ये आने वाला समय तय कर पाएगा। आज हम लोग खाली इसकी एक अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी सारे राजनीतिक दल इकट्ठे हुए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि यदि हम सब लोग एक साथ बैठकर अभी काम नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है कि 2024 का जो चुनाव है वो उसमें वातावरण हमारे पक्ष में ना बन पाए। तो जो उनकी भी जो कोशिशें हैं, पता लगेगा आने वाले दिनों में कि वो कोशिशें कितनी साकार होती है और उसमें कितनी रचनात्मक पहल होती है। ये सारी चीजें हैं, पर यह बात जरूर है कि जातीय जनगणना का महत्व अपना है और जातीय जनगणना के पीछे मूल कारण जो मैं समझ पा रहा हूं वो यही है कि इन्होंने कंकड़ फेंककर ये इसका मूल्यांकन करना चाहते हैं, उसका विश्लेषण करना चाहते हैं कि क्या इस पे फैसला लेना भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिनों की जो चुनाव है उसमें उनको लाभकारी होगा या नहीं होगा। इसलिए इन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों को अलग अलग धाराओं में चलाने का काम किया है। कोई इसके पक्ष में बोल रहा है, कोई इसके विपक्ष में बोल रहा है और कुछ लोग बिल्कुल चुप होकर सुन रहे हैं जिससे कि वो फैसला ले सके। बहुत सारी बातें और बहुत सटीक विश्लेषण आपने किया बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपने। लेकिन दोस्तों अब समय खत्म हो रहा है और इस चर्चा को ऑलरेडी हम लोग 22 मिनट ज्यादा बढ़ा चुके हैं और हमारे चारों साथी प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी जी से भी चाहता था कि एक क्लोजिंग रिमार्क्स दें और जल्दी से अगर 1 मिनट में मैं चाहूंगा बस यही प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी जी कि चलते चलते कि आपको लगता है कि ये जो एक गठबंधन की जो हम बिहार से एक गठबंधन देख रहे हैं, एक गठबंधन हम उसकी सुगबुगाहट पिछले दिनों हमने देखा दिल्ली में भी ममता बनर्जी से लेकर के सोनिया गांधी तक और बिहार से जो लोग आते हैं उसमें हालांकि बीजेपी भी है, ये तमाम जिस प्रकार एक हो रहे हैं। बीजेपी चलिए बिहार की बीजेपी को किनारे कर भी दें, लेकिन दूसरे दल भी वहां से साथ साथ आ रहे हैं। क्या देश की राजनीति में कोई बदलाव आप देख रहे हैं, भले जातिगत आधारित राजनीति की बात हो या और एंटी मोदी एक कैंपेन की बात हो, आने वाले समय में 2024 और 2022 के चुनाव की बात हो, सबको देखते हुए जो पिछले 7 साल से देश में जो कुछ चल रहा था और अभी, हालांकि बहुत लंबा मैं प्रश्न रख रहा हूं लेकिन जवाब थोड़ा शॉर्ट चाहूंगा कि आपको लग रहा है कि एक बदलाव नजर आ रहा है आपको? देखिए, बदलाव का जो सबसे बड़ा संकेत है वो सोनिया गांधी का एक लेख जो हाल ही में प्रकाशित हुआ, द रिपेयर। उस रिपेयर के अगर आप कंटेंट को देखें तो वो साफ बताता है कि उनकी शिकायतें क्या हैं और उनकी शिकायतें और जो बृजमोहन जी कह रहे थे देश के अंदर जो शिकायतें वर्तमान में हैं उनका उनमें एक तादात्म्य है
और उन शिकायतों को दूर करने के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन है, बीमारी को दूर करने का जो प्रिस्क्रिप्शन है, वो अपोजिशन यूनिटी का है। उस बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो एक नया एमरजेंस कोलिशन का नजर आता है, जिसको और ज्यादा तैयारी देने के लिए लगातार बातचीत का, एक कोर कमेटी का वो प्रोसेस शुरू हुआ है। पर हम ये भी समझें कि जो संसद जो 2024 के जो चुनाव हैं उसमें एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला चाहिए। उस अम्ब्रेला का एक हिस्सा तो विंड के नीचे तो तैयार है, जो मुख्य आवश्यकता है वो विंड के ऊपर की है, और उस ऊपर की आवश्यकता के लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि दल अपना ईगो छोड़ें, जो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दलों के जो ईगोज हैं वो उनके इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, और उनके लिए वो इंटरेस्ट छोड़ना बड़ा कठिन है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो तैयारी है, अब किसी के लिए भी मुझे लगता नहीं कि एजेंडा बदलना बहुत आसान होगा। ब्रिजमोहन जी कह रहे थे कि एजेंडा बदलने के वो उस्ताद हैं। अगर वो उस्ताद होते तो अब वाली जो पेगासस का है या कोरोना का सेकंड वेव का जो एजेंडा है, उस सब को बदलने में मुझे लगता है कि मुश्किल है। और आगे आने वाला समय भी अगर आप देखें, अगर तीसरी लहर की बात जब शुरू हो रही है तो लॉकडाउन, बेरोजगारी और जो असुविधाएं हैं स्वास्थ्य संबंधी वो लगातार बनी रहेंगी। उन सब के बने रहते हुए इस समय मुझे लगता है कि एजेंडा पुलवामा नहीं, राष्ट्रीयता का इतना, राष्ट्रवाद का इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रवाद पर भी इस समय बड़ी रोचक बहस भारत में चल रही है। और मेरा ये मानना है कि अब भारत और इंडिया दोनों की ही स्थिति नाजुक है, क्योंकि राजनीति के अंदर विश्लेषक भारत और इंडिया कह के कंफ्यूजन बनाते रहते हैं। मुझे लगता है कि अब दोनों ही, भारत में भी और इंडिया में भी, मध्यम वर्ग में और जो गरीब तबका है, दोनों में स्थितियां लगभग एक सी हैं दयनीयता की। उस स्थिति में मुझे लगता है कि अब एजेंडा बदलना इतना आसान नहीं होगा जितना 2019 में रहा। जी राजीव जी। 2019 और 2021 बहुत कुछ बदल चुका है, और इस बीच 2019 से लेकर 2021 के बीच में भारत ने 2 लहर कोरोना की झेली है, और तीसरी लहर के बारे में बात हो रही है। तो उसको लेकर के भी, उसका जो इफेक्ट है, इंपैक्ट है देश पर, देश की जनता पर क्या पड़ा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं, सब 2-4 हुए हैं और कहीं ना कहीं सब ने झेला है। तो ये एक, और इस बीच इस बीमारी से जूझने के लिए, इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए, और देश को, न सिर्फ बीमारी की बात, देश की इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा करने वाली मोदी सरकार आगे क्या कुछ करती है, बहुत कुछ सामने होगा। और जैसा ब्रिजमोहन जी कह रहे थे कि 3 महीने बाद हो सकता है कि किसी और मुद्दे पर बात हो, चुनाव के समय कुछ और मुद्दा हो, कुछ और एजेंडा हो। तो एजेंडे बहुत अलग अलग आएंगे और उनके बीच, लेकिन जो चीजें हैं, आज भी हम याद करते हैं 2013 में अगर कहते थे कि पेट्रोल की कीमत हम 35 रुपए ले आएंगे तो उसकी चर्चा होती है। हर के खाते में 15 लाख रुपए लेकर आएंगे, काला धन वापस ले आएंगे, बहुत सारी बातें। और ये बातें तब तक चुभेंगी, चुभाई जाएंगी बीजेपी के कर्ता धर्ताओं को, जब जब वो सरकार में दोबारा आने की कोशिश करेंगे और विपक्ष उन्हें घेरता हुआ दिखाई देगा। तो इस कार्यक्रम को दोस्तों अब यहीं खत्म करने की अनुमति चाहता हूं, क्योंकि आधा घंटा आप लोगों का ज्यादा ले चुका हूं। हमारे तीनों मेहमान, इन लोगों से मैं बोलता हूं कि 8 बजे तक बैठेंगे, 7 से 8, लेकिन हमेशा टाइम ज्यादा हो जाता है। आज 4 मेहमान, 3 माफ करें, 4 मेहमान हमारे, और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे साथी सीनियर जर्नलिस्ट
पुष्परंजन जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप चारों को मैं अपने इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने वक्त निकाला, आप चारों ने, और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई आप लोगों ने अपने विचारों से, और हमारे साथ तमाम साथी जुड़े रहे। इन लोगों के विचार लगातार मैं कमेंट बॉक्स में देखता रहता हूं, लेकिन आज चूंकि बहुत गंभीरता के साथ में बहुत गंभीर बातों पर चर्चा हो रही थी, इसलिए आप लोगों की बातों को नहीं ले पाया। लेकिन प्रशांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ जावेद इकबाल जुड़े रहे, असलम चिश्ती जुड़े रहे। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी अपनी झूठी तारीफ सुनकर तबाह होना है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना मंजूर नहीं। नदीम अहमद भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए, बद्री विशाल हमारे साथ हैं बने हुए, कह रहे हैं डीवी लाइव के सभी मेहमानों को प्रणाम, सब शुभ रात्रि कह रहे हैं। नदीम अहमद भट्ट हैं, मदीना का मुसाफिर जुड़े हुए हैं, सरकार बेशरम हो गई है लिख रहे हैं। मोहम्मद हुसैन भी हैं जो कह रहे हैं यूपी जीतने के लिए सर विजय के पार बीजेपी के पास मुद्दा हिंदू मुस्लिम की बात। यासीन भी हैं, यासीन अंसारी हमारे साथ हैं। अपोजिशन हैज कम टुगेदर इन सेंटर, राजीव जी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं यासीन जी। घनश्याम लिबाड़िया गुड नाइट कह रहे हैं, शब्बा खैर कह रहे हैं, खुदा हाफिज आदाब भी। इकबाल खान कह रहे हैं कि अब जज्बात हर किसी का उछालना लाजिम, बदलते भारत को एक नजर डालना लाजिम, कुछ दीवानों को ख्वाब जो लहू बनकर बहे, उस ख्वाब की ताबीर अब संभालना लाजिम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुभाष तिवारी हैं, देवेंद्र चटर्जी भी जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी का शुरू झूठ से हुई है और अंत भी झूठ से ही होगी, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है। प्रशांत मिश्रा कुछ हो बीजेपी को ही वोट देंगे कह रहे हैं। और फिर असलम चिश्ती कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि जनता के सामने असमंजस की स्थिति बनी रहेगी जब तक क्षेत्रीय दल अपने स्वतंत्रता के अधिकार को बलिदान करते हुए एक दल को के अधीन हो जाते हैं। इकबाल खान भी हैं। तो तमाम साथियों आप लोग बने रहे, जुड़े रहे। कुंदन बिहारी भी हैं, विक्रम गुर्जर भी हैं, प्रशांत मिश्रा हैं, जावेद इकबाल हैं, मोहम्मद हुसैन हैं, असलम चिश्ती हैं। इसके अलावा बहुत सारे साथी जो पहले से जुड़े रहे हमारे साथ, अपने विचारों को रखते रहे। और सीमा खातून जुड़ी रही हमारे साथ, राज नारायण कुमार जुड़े रहे, जाकिर खान जुड़े रहे, आपसा खान जुड़ी रही, तैयब आलम हैं, देवेंद्र चटर्जी। तो सबको, आप तमाम दोस्तों साथियों शुभचिंतकों जो जुड़े रहे, देखते रहे इस कार्यक्रम को, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और कल शाम 7 बजे फिर आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीवी लाइव। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।